हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट पेपर 2 के लास्ट 5 इयर्स के फिजिक्स के टॉप 50 एमसीक्यूज जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे लाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे साउंड, देन उसके बाद हम फोर्स, प्रेशर और फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद हम ऊष्मा यानी हीट्स से कुछ कवर करेंगे टॉपिक को। उसके बाद हमारा आएगा विद्युत और चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारा आएगा इलेक्ट्रिसिटी एवं मैग्नेटिज्म। उसके बाद आएगा हमारा गति और समय यानी मोशन और टाइम। देन लास्ट में हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके नेचुरल फिनोमिना और यूनिवर्स से रिलेटेड होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे कुछ टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश यानी लाइट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि समतल दर्पण यानी समतल दर्पण द्वारा बनाया गया या बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है यानी ठीक है। तो समतल दर्पण जो होता है उससे बनने वाला प्रतिबिंब यानी उससे बनने वाली इमेज हमेशा कैसी होती है। ऑप्शन है आपके आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी आभासी और उल्टा या वास्तविक और उल्टा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी आभासी और सीधा। जो समतल दर्पण होता है यानी जो मिरर होता है उससे बनने वाली इमेज जो होती है वो आभासी यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा गया दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट जो होता है वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, किस मिरर का। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण। तो डेंटिस्ट जो होता है वो दांतों का बड़ी इमेज यानी जो टीथ है आपके उसकी बड़ी इमेज देखने के लिए किस दर्पण का, किस मिरर का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया है श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट का अपने 7 रंगों में विभक्त होना यानी स्प्लिट होना क्या कहलाता है। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या विवर्तन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी विक्षेपण। तो व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर्स में यानी श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में यानी विबग्योर, इसको याद रखने का ट्रिक है, विबग्योर में स्प्लिट होना क्या कहलाता है, विक्षेपण। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है, पूछा गया है वाहनों में पीछे का दृश्य यानी रियर व्यू देखने के लिए किस दर्पण का, किस मिरर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण का। तो रियर व्यू देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो वाहन होती है यानी जो फोर व्हीलर्स होती है उनमें कौन सा दर्पण लगा होता है, यानी ये कौन सा ये मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है, एक आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग लेंस में, मैग्नीफाइंग लेंस में कौन सा लेंस उपयोग होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस उपयोग होता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्वि अवतल लेंस या समतल लेंस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्तल लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, ये कौन सा लेंस है, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया है इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का क्या है, प्रकाश का क्या है। इंद्रधनुष यानी जो इंद्रधनुष बन रहा है आपका, ये जो इंद्रधनुष बन रहा है रेनबो, इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है केवल परावर्तन, केवल अपवर्तन, केवल प्रकीर्णन या फिर ऑप्शन डी विक्षेपण और पूर्व आंतरिक परावर्तन, पूर्व आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पूर्व प्रकीर्णन जो है वो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है, पूछा गया जिस लेंस के किनारे पतले और बीच का भाग मोटा होता है, जिस लेंस का किनारा पतला और बीच का भाग यानी बीच का जो भाग है ये मोटा होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या पारदर्शी लेंस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आपका उत्तल लेंस। तो ये किस टाइप का लेंस है, उत्तल लेंस है, जिसका किनारा पतला और बीच का भाग चौड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो कि आपका साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है, ध्वनि से रिलेटेड। पूछा गया है ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है,
ऑप्शन है केवल ठोस माध्यम, केवल गैस माध्यम, या फिर केवल ठोस द्रव या गैस, या फिर निर्वात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या पूछा गया है? केवल साध्यम, क्या केवल साध्यम यानी कि तीनों माध्यम की, ठोस द्रव या गैस। तो इसमें तीनों माध्यम की, तो ध्वनि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें तीनों माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। वैक्यूम यानी निर्वात, निर्वात में ध्वनि कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। तो ध्वनि को प्रोड्यूस होने के लिए, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए आपके मीडियम की जरूरत होती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है? पूछा गया ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करती है, पिच जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन है आयाम पर, आवृत्ति पर, चाल पर, या तरंग दैर्ध्य पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी आवृत्ति पर। ध्वनि जो होती है यानी जो पिच होती है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है? आपकी फ्रीक्वेंसी पर यानी आवृत्ति पर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं कुछ और प्रश्न की ओर। पूछा गया है ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस, लाउडनेस जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है आवृत्ति पर, आयाम पर, समय काल या माध्यम पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी आयाम पर। ध्वनि की जो लाउडनेस होती है यानी साउंड की जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो आयाम पर डिपेंड करती है यानी एम्पलीट्यूड पर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया? पूछा गया मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति यानी ऑडिबल रेंज की क्या सीमा है? सीमा क्या है ऑडिबल रेंज की, यानी ह्यूमन ईयर जो है वो कितने रेंज की फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकता है? ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ऑप्शन बी है 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज। ऑप्शन सी है 2000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी जो ह्यूमन ईयर्स है उसकी ऑडिबल रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की है। इतने साउंड की फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन ईयर सुन सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया ध्वनि की गति सबसे तेज या सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन है हवा में, पानी में, लोहे यानी ठोस में, या निर्वात में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी ठोस में। ध्वनि की जो गति होती है यानी स्पीड होती है वो ठोस में सबसे अधिक होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया है प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए, कितने समय का इंटरवल होना चाहिए? लड़ की ध्वनि देखिए, लड़ने के बाद इको हो रही है, गूंज रही है, तो लड़ने के बाद दोबारा सुनाई दे रही है आवाज। तो उसके बीच का अंतराल यानी टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 0.1 सेकंड का, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, या 0.5 सेकंड का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 0.1 सेकंड का, ठीक है। 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है? ऑप्शन है अवश्रव यानी इंफ्रासोनिक, प्राश्रव, श्रव्य, या सुपरसोनिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी अल्ट्रासोनिक। तो जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से, उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो है आपका फोर्स, प्रेशर और फ्रिक्शन यानी घर्षण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है घर्षण बलों का सही बढ़ता हुआ क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन है स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक। ऑप्शन बी है लोटनिक, सर्पिक, स्थैतिक। ऑप्शन सी है सर्पी, स्थैतिक, या लोटनिक, या ऑप्शन डी लोटनिक, स्थैतिक, या सर्पी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे कम से सबसे ज्यादा। तो जो लोटनी यानी जो रोलर फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है, उसके बाद सर्पी होता है, उसके बाद स्थैतिक, सबसे ज्यादा ये होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है तरल पदार्थ यानी गैस और द्रव्य द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कर्षण यानी ड्रैग, लुटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण, या गुरुत्वाकर्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए ड्रैग कहते हैं। जब कोई तरल यानी गैस हो या फिर कोई लिक्विड हो उसके द्वारा जब कोई फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाता है तो उसे कहते हैं हम ड्रैग, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया है दाब यानी प्रेशर का सूत्र क्या है? बल गुणे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे बल, या फिर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी एरिया बढ़ने पर, एरिया इंक्रीज होने पर प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और एरिया डिक्रीज होने पर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा लगता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
पूछा गया है स्कूल बैग की पट्टियाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं? ठीक है, ये जो आप दिख रहे हैं, ये स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं? ऑप्शन है बल बढ़ाने के लिए, दाब बढ़ाने के लिए, दाब कम करने के लिए या घर्षण कम करने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी दाब कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए। प्रेशर को कम करने के लिए जो इस स्कूल बैग की स्ट्रिप्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, चौड़ा, उनका एरिया ज़्यादा कर दिया जाता है ताकि प्रेशर कम लगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया इनमें से कौन सा असंपर्क यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है? पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल या उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी चुंबकीय बल जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब बिना कॉन्टैक्ट मिलाए ही वो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु तरल में डुबोई जाती है, जैसे इस बॉक्स को डुबोया जा रहा है, तो इस पर पानी के द्वारा ऊपर बल लगाया जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल यानी बियॉन्ड फोर्स, चुंबकीय बल या घर्षण बल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है, किसी लिक्विड में डुबोई जाती है, तो उस पर ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर एक बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसे कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से क्या होता है? कैरम बोर्ड पर ये जो पाउडर छिड़कते हैं इससे क्या होता है? घर्षण बढ़ता है, घर्षण जो होता है वो कम होता है, दिशा बदलती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी घर्षण, जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि जो कैरम की गोट्स होती हैं, यानी जो गोट होती है वो क्या है, इधर उधर इजिली मूव कर पाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसमें आपके हीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी, उसका नॉर्मल टेम्परेचर 36.9 होता है, या अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है ऊष्मा स्थानांतरण यानी हीट ट्रांसफर की वह प्रक्रिया जिसमें माध्यम के कण अपनी जगह नहीं छोड़ते क्या कहलाती है? चालन यानी कंडक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन, विकिरण यानी रेडिएशन या अवशोषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कंडक्शन। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है, इसमें माध्यम के जो कण होते हैं यानी पार्टिकल्स होते हैं वो अपने प्लेस को, अपनी जगह को नहीं छोड़ते। ठीक, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? यानी जो सन रेज है, सन से जो हीट आ रही है वो आपके अर्थ तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंच रही है? चालन विधि द्वारा, संवहन यानी कन्वेक्शन, विकिरण यानी रेडिएशन या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी रेडिएशन के द्वारा। तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो पहुंच रही है, हीट पहुंच रही है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा? रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते अपने कुछ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इससे रिलेटेड, जो ऊष्मा से रिलेटेड है, पूछा गया है, समुद्र समीर और थल समीर किसके कारण उत्पन्न होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि समुद्र समीर और थल समीर किसके कारण उत्पन्न होते हैं? चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कन्वेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? कन्वेक्शन के द्वारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि क्लिनिकल थर्मामीटर का परास यानी रेंज कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है सर्दियों में, सर्दियों में हल्के रंग के कपड़े, यानी सर्दियों में, यानी विंटर सीजन में हल्के रंग के कपड़ों की तुलना में गहरे रंगों के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं? ऑप्शन है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक हैं, ऑप्शन बी है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक यानी ऑब्जर्वर हैं, या हवा को रोकते हैं, या रमा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऊष्मा के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। क्या होते हैं? एब्जॉर्बर होते हैं, यानी ऊष्मा यानी आने वाली हीट को ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी इसीलिए हम लोग सर्दियों में लाइट कलर के कपड़े नहीं पहनते, डार्क कलर के कपड़े, क्योंकि ये ऊष्मा को इजिली ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लैक कलर के। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर में किस तरल का, किस लिक्विड का उपयोग किया जाता है? पानी, अल्कोहल, पारा या ब्रोमीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पारे का। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में मरकरी लिक्विड का यूज किया जाता है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि आपका रिलेटेड है विद्युत और चुंबकत्व से। क्या पूछा गया? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वॉट? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर होती है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा, लोहा, टंगस्टन या एल्यूमिनियम? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी टंगस्टन का। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है बेटा, वो किसका बना होता है? ये जो फिलामेंट होता है, ये जो आपको दिख रहा है कॉइल फॉर्म में, ये किसका? टंगस्टन का बना होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि सुरक्षा फ्यूज यानी फ्यूज जो, उसका तार कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, या ऑप्शन डी निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस, और निम्न गलनांक यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ताकि वो फ्यूज हो सके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर। क्या पूछा गया? एक परिपथ यानी एक सर्किट में एलईडी जोड़ते समय इसका लंबा सिरा बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, या किसी से भी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी धनात्मक। जो बैटरी का ये जो लॉन्ग वाला आपको टर्मिनल दिख रहा है, ये पॉजिटिव को दर्शाता है, और जो शॉर्ट वाला है, शॉर्टर है, ये निगेटिव को दर्शाता है। दो टर्मिनल होते हैं बैटरी में, पॉजिटिव और निगेटिव। जो लॉन्ग वाला है ये पॉजिटिव टर्मिनल को बताता है, जो शॉर्ट वाला है ये निगेटिव टर्मिनल को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से यानी फ्रीली लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ में। अगर आप किसी चुंबक को फ्रीली से छोड़ दें, लटका दें, तो वो नॉर्थ और साउथ में हमेशा दिखाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आपका गति यानी मोशन और टाइम से रिलेटेड होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या है? किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी मीटर पर सेकेंड। स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हम वी या एस से भी शो कर सकते हैं। वो स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया इसमें? इसमें पूछा गया बेटा कि वाहनों में तय की गई दूरी मापने वाले यंत्र को यानी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? वाहनों में तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मामीटर या एनीमोमीटर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या बताता है? कि वाहन जो है वो कितनी दूर चला है, वाहन जो है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्पीडोमीटर किसमें गति मापता है? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट या सेंटीमीटर पर सेकंड? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी किलोमीटर पर आवर में। जो स्पीडोमीटर होता है यानी जो स्पीड को बताता है, वो किलोमीटर पर आवर में वाहन यानी जो बाइक है उसकी स्पीड को बताता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम की गति किसका उदाहरण है? सीधी रेखा में गति, वृत्ताकार गति, आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन, या असमान गति? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी आवर्त यानी पीरियोडिक मोशन को बताता है। ये कैसा मोशन है पीरियोडिक? पहले ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, फिर अपने पोजीशन पे आता है, फिर यहाँ जाता है, और फिर जब अपनी पोजीशन पे आता है उसे कहते हैं वन, ठीक है, वन ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी गति कहलाती है असमान गति, एक समान गति, त्वरित गति या वृत्तीय गति? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन में। ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया है कि एक समान गति से चलने वाली यानी यूनिफॉर्म मोशन से चलने वाली वस्तु का दूरी समय यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है? वक्र रेखा, सीधी रेखा, वृत्त या परवलय? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है प्राकृतिक परिघटना एवं ब्रह्मांड यानी इसमें नेचुरल फिनोमिना और यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया आपके सामने, भूकंप यानी अर्थक्वेक की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? केल्विन पैमाना, रिएक्टर पैमाना, सेल्सियस पैमाना, भूकंप पैमाना या न्यूटन पैमाना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी रिएक्टर पैमाने का। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापने के लिए हम रिएक्टर स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया तड़ित चालक यानी लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इमारतों को भूकंप से बचाने के लिए,
इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए, ऑप्शन सी है बिजली उत्पन्न करने के लिए या बारिश को रोकने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इमारतों को यानी बिल्डिंग्स को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए। ये जो तड़ित चालक है इसका उपयोग किया जाता है, जो बिल्डिंग्स में लगा होता है जमीन के अंदर ग्राउंडिंग में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका मात्रक है? समय का, प्रकाश की तीव्रता का, दूरी का या द्रव्यमान का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी दूरी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष जो है यानी लाइट ईयर जो है वो दूरी का मात्रक है, दूरी की ऐसा यूनिट है, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो दूरी का मात्रक है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, शनि या बृहस्पति? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी जुपिटर। तो लार्जेस्ट प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लेनेट है बेटा वो जुपिटर है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है? मर्क्यूरी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया है कि ओरियन क्या है? ओरियन क्या है? एक ग्रह, एक तारामंडल यानी कॉन्स्टिलेशन, एक उपग्रह यानी एक सैटेलाइट या एक आकाश गंगा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कॉन्स्टिलेशन है, तारों का समूह है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? तारों के समूह को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, जिसे तारामंडल भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया चंद्रमा की कलाओं यानी फेजेस ऑफ मून का कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो पृथ्वी की छाया शैडो वो चांद पर पड़ती है। ऑप्शन बी है हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख पाते हैं जो सूर्य सूर्य के यानी सन के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। ऑप्शन सी है चंद्रमा का आकार जो होता है यानी शेप जो है बदलता रहता है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी के पीछे जो होता है वो छिप जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख पाते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है, ठीक है, और पीछे का भाग नहीं देख पाते, पूरा चंद्रमा हम नहीं देख पाते, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया है? वायुमंडल में किस गैस की मात्रा यानी एटमॉस्फेयर में किस गैस की क्वांटिटी सबसे अधिक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की, नाइट्रोजन या ऑर्गन की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। CO2 नहीं, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है 78%, ठीक है, ऑक्सीजन 21%। अब हम बढ़ते अपने आज के लास्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया? घर्षण द्वारा अवशोषित यानी चार्ज करने की प्रक्रिया में क्या स्थानांतरित क्या ट्रांसफर होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या परमाणु यानी एटम? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो ये थे आपके आज के सीटेट के साइंस से रिलेटेड फिजिक्स के टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो, बहुत ही नॉलेजेबल लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब